ध्वनि से 25 गुना ज्यादा रफ्तार और कैप्सूल के चारों तरफ लिपटी भयंकर आग। जरा सोचिए, अगर अंतरिक्ष से धरती की तरफ लौटते वक्त गगनयान के कैप्सूल का एक भी तार नहीं टूटता तो क्या होता। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसरो ने उस मौत के जाल को कैसे काटा जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेस टेस्ट माना जाता है, और क्या गगनयान तो सिर्फ एक झांकी है। इसरो के बैक टू बैक 3 महापरीक्षणों के पीछे साल 2027 का वो कौन सा सीक्रेट महाप्लान है जिसके बाद दुनिया के अंदर बवंडर मचने वाला है। पैराशूट खुलने से ठीक पहले अगर गगनयान की छत का वो भारी भरकम ढक्कन, जिसे एपेक्स कवर कहते हैं, वो नहीं उड़ता तो क्या होता। उस 1 सेकंड के विस्फोट की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है जिसने इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें रोक दी थी। अगर समंदर में गिरते ही अंतरिक्ष यात्रियों का कैप्सूल उल्टा हो जाता तो उनकी जान कैसे बचती। गगनयान मिशन से ठीक पहले इसरो ने पानी के अंदर ऐसा कौन सा गुप्त जुगाड़ सेट किया है जिसने पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्टों को हैरान कर दिया है। 200 टन के बाहुबली रॉकेट में लगने वाला वो कौन सा नया राक्षसी इंजन है जिसने 80% पावर के साथ ही रातों रात भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का सपना सच कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, एलोन मस्क के फॉल्कन 9 रॉकेट का घमंड तोड़ने के लिए इसरो गुपचुप तरीके से कौन सा ऐसा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बना रहा है जो आसमान में जाने के बाद में वापस जमीन पर बिल्कुल वर्टिकल उतरेगा। दोस्तों, मीथेन गैस का वो कौन सा जादुई फॉर्मूला है जो भारत को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का असली डॉन बनाने वाला है। दोस्तों, इसरो अब सिर्फ कम्युनिकेशन या फिर वेदर सैटेलाइट छोड़ने वाली कोई आम स्पेस एजेंसी नहीं रह गई है। ये अब ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और जियोपॉलिटिकल पावर गेम का सबसे बड़ा और सबसे एग्रेसिव खिलाड़ी बनने की राह पर है। हाल ही में इसरो ने एक के बाद में एक लगातार इतने धमाके किए हैं कि वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स कैलकुलेटर लेकर के बैठ गए हैं कि आखिर भारत स्पेस में करने क्या जा रहा है। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 बैक टू बैक महापरीक्षण किए हैं। SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का थ्रस्ट टेस्ट पास किया है और सबसे खतरनाक NGLV रॉकेट की डिजाइनिंग को लॉक कर दिया है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल प्रेस रिलीज वाली खबरें नहीं है, ये अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े बवंडर की शुरुआत है। इसरो जिस साइलेंट स्पीड और लीथल एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ रहा है, वो साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दशक के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस कमर्शियलाइजेशन के अंदर भारत का एक छत्र दबदबा होने वाला है। तो आइए दोस्तों, पूरे डेटा, लॉजिक और स्ट्रेटेजिक डिकोडिंग के साथ समझते हैं कि इसरो के हेडक्वार्टर में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, किसी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के अंदर सबसे चुनौतीपूर्ण काम इंसान को रॉकेट पर बैठा करके अंतरिक्ष में भेजना नहीं होता। असली खेल और असली खौफ तब शुरू होता है जब उस इंसान को जिंदा और सुरक्षित वापस धरती पर लाना होता है। गगनयान भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें हम व्योम मित्र कहते हैं, वो स्पेस में जाएंगे। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने इसी गगनयान के क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 सबसे क्रिटिकल और महाकठिन परीक्षणों को एक साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। पहला परीक्षण था एम्बिलिकल मैकेनिज्म का सेपरेशन। अंतरिक्षयान मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है क्रू मॉड्यूल जिसके अंदर इंसान बैठा होता है, और दूसरा होता है सर्विस मॉड्यूल जिसके अंदर इंजन, ईंधन, ऑक्सीजन और पावर सप्लाई होती है। दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने वाली जीवन रेखा को अम्बिलिकल कहा जाता है, जिसमें सैकड़ों तार और पाइप्स होते हैं। जब ये यान पृथ्वी के वायुमंडल से वापस लौटता है तब इसकी गति मैक 25 के पार होती है, यानी कि ध्वनि से 25 गुना ज्यादा। कैप्सूल के बाहर का तापमान कई हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस भयंकर माहौल के अंदर सर्विस मॉड्यूल को क्रू मॉड्यूल से अलग करना पड़ता है, क्योंकि धरती पर सिर्फ क्रू मॉड्यूल की ही सुरक्षित वापसी हो सकती है। दोस्तों, इस मैकेनिज्म के 2 पार्ट होते हैं, CSU-1 और CSU-2। दोस्तों, इसरो ने सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर ये टेस्ट किया है कि वायुमंडल में घुसने से ठीक पहले मिली सेकेंड की सटीकता के साथ में ये सारे तार और पाइप बिना किसी स्पार्क या झटके के टूट करके अलग हो रहे हैं या फिर नहीं।
सोचिए दोस्तों, अगर एक भी तार अटका रह जाता है या एक भी पाइप तय समय पर नहीं कटता तो पूरा का पूरा कैप्सूल बैलेंस खो सकता है और वायुमंडल के घर्षण से अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ही जलकर के भस्म हो सकता है। दोस्तों, इसरो ने इस मौत के जाल को परफेक्शन के साथ में काट करके गगनयान के सबसे जोखिम भरे चरण को 100% सुरक्षित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, खतरा वायुमंडल में जलने भर का नहीं था, खतरा समंदर में डूबने का भी था। क्रू मॉड्यूल आसमान से गिरते हुए सीधा समंदर में लैंड करेगा, जिसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। वो बे ऑफ बंगाल या फिर अरब सागर की तेज लहरों या तूफानी हवाओं के कारण ये भारी भरकम कैप्सूल पानी के अंदर उल्टा भी हो सकता है। अगर ये उल्टा हो गया तो अंतरिक्ष यात्रियों का दम घुट सकता है और रेस्क्यू टीम को उन्हें बाहर निकालने में घंटों लग सकते हैं, जो एक जानलेवा स्थिति होगी। इसी से बचने के लिए इसरो ने कोल्ड गैस आधारित क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि CSUS का सफल परीक्षण किया है। इस सीक्रेट जुगाड़ के अंदर कैप्सूल के ऊपरी हिस्से में विशेष बैलून और थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। जैसे ये सेंसर ये महसूस करते हैं कि पानी में गिरने के बाद में कैप्सूल टेढ़ा या फिर उल्टा हो गया है, ये सिस्टम 1 सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। गुब्बारे फूल जाते हैं और कोल्ड गैस थ्रस्टर्स मॉड्यूल को धक्का देकर के बिल्कुल सीधा कर देते हैं। इस टेस्ट की सफलता ने दुनिया को बता दिया है कि भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान की कीमत समझता है और समंदर का कोई भी तूफान हमारे गगनयान को डुबा नहीं सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस तीसरे परीक्षण की जिसने सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा किया था, यानी कि एपेक्स कवर सेपरेशन। दोस्तों, क्रू मॉड्यूल जब हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान से गिरता है तो उसकी रफ्तार को धीमा करने के लिए विशालकाय पैराशूट्स की जरूरत होती है। ये पैराशूट मॉड्यूल की छत पर एक बेहद मजबूत ढक्कन के नीचे लॉक रहते हैं, जिसे एपेक्स कवर कहते हैं। पैराशूट खुलने से ठीक पहले इस भारी भरकम ढक्कन को बारूद के एक छोटे और कंट्रोल्ड विस्फोट से उड़ा करके अलग करना होता है। इसरो ने यह जांचा कि जब यह ढक्कन भयंकर झटके के साथ में अलग होता है तो क्या क्रू मॉड्यूल के मेन स्ट्रक्चर को कोई डैमेज पहुंचता है, क्या अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को कोई शॉक वेव हिट करती है। तो दोस्तों, रिजल्ट 100% सक्सेस रहा है। ढक्कन एकदम स्मूथली अलग हुआ और मॉड्यूल के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं हुई। ये तीनों टेस्ट सफल साबित करते हैं कि भारत का गगनयान मिशन अब थ्योरी से निकल करके फाइनल एग्जीक्यूशन स्टेज पर पहुंच चुका है। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, गगनयान तो सिर्फ एक झांकी है। इसरो का असली मास्टर स्ट्रोक कुछ और ही है। भारत को स्पेस के अंदर सुपर पावर बनाने के लिए सिर्फ सेफ कैप्सूल नहीं बल्कि एक राक्षसी ताकत वाले इंजन की जरूरत है और यहीं पर एंट्री होती है इसरो के SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन की। दोस्तों, इसरो के प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी के अंदर इस इंजन ने अपने 200 टन के थ्रस्ट गोल का 88% हासिल कर लिया है। वर्तमान में इसरो अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 जिसे बाहुबली कहा जाता है, उसमें सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, फुल क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, जिसे -253 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत महंगा, जटिल और खतरनाक प्रोसीजर है, लेकिन इस नए सेमी क्रायोजेनिक इंजन के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन के साथ में रिफाइंड केरोसिन का इस्तेमाल होता है, जिसे इसरोसीन कहा जाता है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, तो दोस्तों बड़ी बात इसका इंपैक्ट है। दोस्तों, ये नया इंजन LVM-3 रॉकेट के पेलोड कैपेसिटी को सीधे डबल कर देगा। इसरो का टारगेट है कि साल 2027 तक इस नए अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाए। जब ये रॉकेट 200 टन का थ्रस्ट पैदा करेगा तो भारत एक ही बार के अंदर भारी भरकम सैटेलाइट्स, बड़े क्रू मॉड्यूल्स और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च कर सकेगा। और इसी इंजन की सफलता पर टिका है भारत का सबसे बड़ा सपना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। दोस्तों, साल 2035 तक स्पेस में अपना खुद का स्टेशन बनाने के लिए आपको अंतरिक्ष के अंदर भारी लोहे के मॉड्यूल और कमरे भेजने होंगे, जो मौजूदा रॉकेट के बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस नए सेमी क्रायोजेनिक इंजन ने स्पेस स्टेशन के निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। अब भारत को अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के लिए अमेरिका या फिर रसिया का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। भारत स्पेस के अंदर अपना खुद का रियल एस्टेट तैयार करेगा।
लेकिन दोस्तों इसरो यही नहीं रुका है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट होने जा रहा है और दोस्तों इसका कोड नेम है NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। वर्तमान में दुनिया भर की कमर्शियल स्पेस मार्केट के ऊपर इलॉन मस्क की स्पेस एक्स का राज है। कारण सिर्फ एक है, उनका फाल्कन 9 रॉकेट सैटेलाइट छोड़ने के बाद में वापस धरती पर आ जाता है और दोबारा इस्तेमाल होता है। इससे लॉन्चिंग की कॉस्ट जमीन पर आ जाती है। बाकी देशों के रॉकेट समंदर में गिर करके कचरा बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसरो ने इलॉन मस्क का घमंड तोड़ने के लिए NGLV की तैयारी तेज कर दी है। इसरो ने इसके लिए ट्रेजेक्ट्री डिजाइन, 3D मॉड्यूल और सबसे अहम लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन वाले इंजन का शुरुआती डिजाइन फाइनल कर लिया है। दोस्तों ये पंखों वाला कोई स्पेस शटल नहीं होगा जो रनवे पर उतरेगा। ये स्पेस एक्स की तरह एक विशाल बेलनाकार रॉकेट होगा जिसका पहला स्टेज आसमान से सीधा धरती पर वर्टिकल लैंडिंग करेगा और सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका मीथेन गैस वाला फॉर्मूला। दोस्तों पारंपरिक ईंधन रॉकेट के इंजन के अंदर कालिक छोड़ देते हैं जिससे रॉकेट को साफ करने और दोबारा उड़ाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मीथेन गैस बिल्कुल क्लीन बर्निंग करती है। इसका मतलब यह है कि रॉकेट वापस धरती पर आएगा, उसे बस चेक किया जाएगा, दोबारा मीथेन भरी जाएगी और कुछ ही दिनों के अंदर वो अगली उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। इससे अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट भेजने का खर्च 60 से 80% तक कम हो जाएगा। अब दोस्तों जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखें तो ये चाइना और अमेरिका दोनों के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। दुनिया के तमाम देश, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देश, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के देश आज सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए स्पेस एक्स को भारी भरकम डॉलर्स दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही NGLV ऑपरेशनल होगा, भारत दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे रिलायबल और सबसे फास्ट स्पेस हब बन जाएगा। दोस्तों इसरो ने भारतीय प्राइवेट इंडस्ट्री से इसके निर्माण के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मांग लिया है। यानी अब भारत सरकार अकेले नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के रॉकेट बनाएगी। ये भारत की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो देश स्पेस पर राज करेगा वही भविष्य की इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के ऊपर कंट्रोल रखेगा। इसके अलावा दोस्तों मीथेन इंजन का एक और सबसे बड़ा सीक्रेट फायदा है जिसे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कहते हैं। दोस्तों मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस मौजूद है। भविष्य के अंदर जब भारत मानव ग्रह के ऊपर अपना मानव मिशन भेजेगा तो रॉकेट को वापस आने के लिए धरती से एक्स्ट्रा ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मंगल ग्रह के वायुमंडल से ही मीथेन बनाएंगे और धरती पर लौट आएंगे। दोस्तों इसे इन सीटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कहते हैं और NGLV इसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। अब दोस्तों हम इन सारी घटनाओं को डॉट्स की तरह कनेक्ट करें तो हमें भारत सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी साफ दिखाई देती है। एक तरफ कूटनीति के मोर्चे पर भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेक इन इंडिया जोर पकड़ रहा है और अब स्पेस में इसरो फुल डोमिनेंस की तैयारी कर रहा है। दशकों पहले भारत को अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए फ्रांस के एरियन रॉकेट या रसिया के सोयूज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। आज गगनयान के सेफ्टी पैरासूट से लेकर के सेमी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग और मीथेन रॉकेट के डिजाइन तक हर एक पुर्जा 100% मेड इन इंडिया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नेशनल कॉन्फिडेंस का वो लेवल है जो दुनिया को बता रहा है कि हम फॉलोवर नहीं बल्कि फ्रंट लाइन लीडर हैं। दोस्तों इसरो का ये नया अवतार एक ऐसा ग्लोबल बवंडर है जो पुरानी स्पेस मोनोपोली को उखाड़ के फेंक देगा। अंतरिक्ष में दोस्तों अब सिर्फ 2 पोल नहीं होंगे। भारत एक इंडिपेंडेंट और ताकतवर तीसरा पोल बनकर के उभरा है। चाहे वो एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा हो, भारी भरकम पेलोड उठाने की ताकत हो या रॉकेट को वापस जमीन पर खड़ा करने की रीयूजेबल टेक्नोलॉजी हो, इसरो ने साबित कर दिया है कि उसका टाइमर अब ऑन हो चुका है। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।